बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर एक महिला के अंदर मौजूद है। वो है आत्मविश्वास, मूल्य और नेतृत्व की शक्ति। साथियों, आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व है जो 50 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रही है। आप है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिंदु दीदी। चलिए जानते हैं कि रोज की दिनचर्या में कैसे आप अपने आत्मविश्वास, मूल्य और नेतृत्व की शक्ति को जागृत रखें। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे कि मैं महिलाओं को देखती हूँ कि अपने व्यक्तित्व को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो संपन्न है और बाहरी रूप से बहुत मजबूत दिखाती है अपने आप को, और कहीं ना कहीं अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है। शांति की अनुभूति क्या होती है वो उन्हें पता तक नहीं है। पर मैं आप सभी को देखती हूँ कैसे आप अंदर और बाहर से एकदम बराबर दिखते हैं। तो क्या ऐसे रोज की दिनचर्या में वो अपने जीवन में क्या ऐसा चीज़ मूल्य लाएं जो वो अपने जीवन को बैलेंस करके चल सके, वो कुछ बताइए। ये आपने राइट कहा। ऐसी बहुत बहनें हैं जो बाहर से दिखती हैं और कहीं ना कहीं वो अपने सांसारिक फील्ड में सफल भी हैं जी। पर मैं समझती हूँ कि सफल होना अच्छी बात है, लेकिन चुनौती सफलता पाने की नहीं, चुनौती है सफलता में स्वयं को खो जाने से बचाना। बहुत सुंदर। वो उस सफलता में ऐसे खो जाती हैं, फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस फिर वो पूरी ना हो, मान सम्मान में कमी, उससे उसकी शांति भंग हो जाती है। मैं सफल हूँ या मैं इस स्टेटस पर हूँ, फिर भी मुझे ये कुछ प्राप्ति क्यों नहीं। अशांति का कारण एक्सपेक्टेशन जो होती है, जो वो अंदर से खोखले हैं, दैट आर ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे लगता है कि अगर वो उस शांति के सागर परमात्मा से थोड़ा सा अपने को जोड़ें, अपने आत्म सम्मान में रहें, अपनी शांति को मेन महत्व दें कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वो आत्म सम्मान है, परमात्मा समृद्धि में और अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख कर के आगे बढ़ेगी, तो मुझे लगता है लोगों का सम्मान भी ज़्यादा मिलेगा और वो सच्चे अर्थों में एक सफल वीमेन कहलाएगी। बहुत सुंदर दीदी। जैसे मैं देखती हूँ कि महिलाओं के अपने अपने अलग अलग चॉइस होते हैं। जैसे कि साड़ी लेना है तो अलग शॉप में, बाल बनाना है उसके अलग सैलून, फिर मेकअप के लिए अलग पार्लर, फिर ज्वेलरीज की गिनती नहीं है दीदी, इतने सारे उनके श्रृंगार होते हैं। तो ये सब बाहरी श्रृंगार है, ये तो आप नहीं करेंगे तब भी चलेगा। लेकिन आंतरिक श्रृंगार, जैसे मैं आप सभी को देखती हूँ कि आप लोग हर समय मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे में एक तेज, मेरे पास शब्द नहीं है दीदी, ऐसे आप लोग दिखते हैं। तो क्या ऐसा श्रृंगार आप सभी करते हैं रोज, इतने सिंपलिसिटी में रहते हुए कि आप दिन भर मुस्कुराते रहते हैं? वो हमारे महिला साथियों को बताओ, क्योंकि इतने चमक धमक से सज जाते हैं फिर भी मुंह फुला रहता है। तो उनके लिए कुछ बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली चलो, ये चीज़ें मैं समझती हूँ समाज में रहती हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि ये नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन जितना ध्यान वो इस पर देती हैं, समझो बाहरी सुंदरता पर जितना आउटर पर्सनैलिटी पर और आउटर ब्यूटी पर ध्यान देती हैं, अगर इतना ध्यान वो इनर ब्यूटी पर, इनर पर्सनैलिटी पर दे दे में, तो बहुत अच्छा हो जाए। जी। क्योंकि अगर एक चेहरा सुंदर है लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो उस सुंदरता का कोई महत्व नहीं रह सकता। इसलिए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे लगता है सबसे बड़ी सुंदरता है। बहुत सुंदर। जी। तो इसलिए उनको ध्यान देने की आवश्यकता है इस बात पर कि वो जितना मतलब इस तरफ अपना समय देती हैं, उसमें से कुछ समय निकाल करके वो थोड़ा सा अपने आप को इंटरनल पावरफुल भी बनाए, इंटरनल ब्यूटीफुल भी बनाए, तो वो उनकी ज्यादा प्रभावशाली पर्सनैलिटी रहेगी। आई थिंक क्या ऐसा उनको जरूर ट्राई करना चाहिए अपनी क्या ऐसा इनर पावर है जो अभी जो हमें सुन रहे हैं वो 1-2 मिनट में ही जान जाए कि इनर पावर होता क्या है और क्या क्या शक्तियां हैं जो हम रोज की दिनचर्या में यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली इनर पावर मीन्स अंदर से वैसे भी स्ट्रांग होना व्यक्ति का, सबसे बड़ी तो ये इनर पावर है।
और वीमेन अगर कुछ शक्तियों को, जैसे सहनशीलता एक बहुत सुंदर श्रृंगार है महिला का, एक क्षमा भाव होता है महिला के अंदर, जैसे बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी क्षमा कर देती है, भूल जाती है, और दूसरों को रिस्पेक्ट देने की भी एक पावर है। हर एक को रिस्पेक्ट चाहिए कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, लेकिन वो दूसरों को देने का उतना ध्यान नहीं देता। ये तो हमने बचपन से पढ़ा, गिविंग रिस्पेक्ट क्रिएट्स रिस्पेक्ट, लेकिन इसके लिए भी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए कि दूसरे को बहुत ऊंची दृष्टि से देखो और उनको सम्मान दो, उसको रिस्पेक्ट दो, तो अपने आप ही हमें वो सब कुछ मिलता चला जाता है। तो उसको अंदर से शक्तिशाली होने की जरूरत है दीदी। वास्तव में वो उस परम पिता परमात्मा से जुड़ करके वो सहज हो सकता तो दीदी, है। आप सहनशीलता की बात कर रहे हैं, क्षमा भाव की बात कर रहे हैं, तो आपके 50 साल के मैं कहूँ कुछ ऐसा अनुभव है 50 साल के ये रास्ते में, ये यात्रा में, कि आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे मुझे सहन करना है, और वो पावर आप उस समय परमात्मा से लेके उस सिचुएशन से पार होके आज मैं समझती हूँ अपने 50+ आप तो राजयोग मेडिटेशन का, पर शरीर की आयु भी मैं समझती हूँ 60+ होगी। तो कैसे आप इतने लंबी यात्रा को सफल बनाए हैं क्षमा भाव और सहनशीलता के ऊपर? कुछ ऐसे आपके जीवन की सच्ची घटना, कुछ उदाहरण हो तो आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी वैसे तो एक्सपीरियंस है लाइफ में जी। क्योंकि कोई भी फील्ड लाइफ का वैसे इतना आसान नहीं होता। आध्यात्मिक फील्ड में भी बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। हाँ, क्या होता है जब आप आध्यात्मिक पथ पे पांव रखते हैं, समझो मैंने भी रखा, सबसे पहले मजाक उड़ाया जाता है कि देखते हैं ये क्या करके दिखाएंगे जी। और जब थोड़ा सा कुछ करके दिखाने लगते हैं फिर थोड़ा सा विरोध शुरू होता है कि नहीं ये राइट नहीं है, आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जब विरोध में भी हम डिस्टर्ब नहीं होते, स्टेबल रहते हैं, फिर एक्सेप्टेंस की स्टेज आती है, फिर वो स्वीकार कर लेते हैं कि आप सही मार्ग पर हो। फिर एक्सेप्टेंस के बाद चौथा स्टेप आता है, फिर वो महिमा करनी शुरू करते हैं। बहुत सुंदर जी दीदी, ऐसे ही होता तो है। मैं समझती हूँ भगवान ने मुझे ये चारों स्टेजेस पार करके भी चौथी स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। और एक छोटा सा उदाहरण सुनाती हूँ कि एक बार जिस गली में सिरसा में सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का, तो वहाँ पर गली में और लोग भी रहते हैं। तो हमारी गाड़ी एंटर हुई, जैसे ही भाई जो चला रहा था उसने थोड़ा जल्दी से ऐसे करके टर्न किया। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, कुछ नहीं हुआ, फटाफट बच्चे को साइड में कर लिया उसकी मदर ने। लेकिन वो बाद में मेरे को बहुत बोली, कहती ये तो मैंने बच्चे को साइड में कर लिया, अगर बच्चा इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे, इतनी तेज नहीं थी, मतलब गली के हिसाब से उनको लगा तेज है, अगर बच्चा साइड में ना होता तो मैं शांत रही, कहती कुछ बोलो। मैं क्या बहन जी, मैं सॉरी ही बोल सकती हूँ, बाकी चलो बच्चा ठीक ठाक है, ये भगवान की कृपा है ना, कुछ नहीं हुआ। बाकी मैं इस बच्चे को भी समझाऊंगी कि वो गाड़ी को धीरे चलाया करे, अच्छी तरह किया करे। हाँ, आपने तो सहज भाव से कह दिया, मैं समझा दूंगी, आप सिचुएशन क्रिएट करके देखो, ये बच्चा ऐसे होता, काफ़ी कुछ सा वो ऐसे ही, मतलब ममता में मैं वो फील कर रही थी कि वो मुँह में कुछ भी बोल रही है, बट मैं उसको बहुत प्यार और बहुत पीसफुल वाइब्रेशंस दे रही थी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद वो मेरे पास आकर के सॉरी कहने लगी, कहती दीदी आप लोगों की सहनशीलता को मेरा प्रणाम है। कहती मैंने इतना कुछ बोला, आप इतना शांत रहे, ऐसी शांति हमें भी सिखा दो। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। व्यक्ति एक बार ईगोवश बोलता है, अगर हम लोग शांत रहते हैं ना, तो ये फार्मूला घर में भी अपनाया जा सकता है। ये तो मैंने आप तब आपको बुरा नहीं लग रहा था दीदी? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत रहम आ रहा था उस माता बहन पे कि बेचारी अपनी मुंह ममता में, चलो कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगी। मैं उसको शांति के वाइब्रेशन दे रही थी, तो वो कुछ बोल के अपने मन का वो निकाल करके फिर चली गई, और थोड़ी देर बाद फिर आकर के सॉरी करने लगी। ऐसा मेरा बैंकिंग के दौरान भी एक अनुभव है। जब मैं जॉब करती थी तो मेरे चीफ मैनेजर थे, तो उन्होंने आकर के ना
फर्स्ट सेकंड अप्रैल को हम एक अपनी रियल घटना सुनाई, मतलब वो रियल घटना है। कहता जैसे बैंकिंग में क्या होता है, लास्ट डेज में ना मार्च में जी। देरी हो जाती है, तो लेकिन 31 मार्च को जो हमारे चीफ मैनेजर थे वो रात को 12 बजे घर पर गए। जब वो रात को 12 बजे घर पर गए ना, तो उसकी मिसेज धर्म पत्नी, तो वो नाराज सी थी जी। तो इसने घंटी बजाई, उसने कुंडी खोली और जा करके सो गई। तो मैनेजर साहब कहते भी भूख लगी है, कोई खाना खुना कुछ दे दो। तो उसने जो भी खिचड़ी दाल चपाती वगैरह थी वो उसको डाल के प्लेट में दी और वापस जाके सो गई, लेट गई। तो फिर मैनेजर साहब ने कहा भी चलो तेरी नींद तो डिस्टर्ब हो ही गई है, अभी मैं देरी से आया हूँ तो तुम बैठ जाओ और 5 मिनट में मैं भोजन करूँगा, अपन इकट्ठे सो जाएंगे। तो मैनेजर साहब ने भोजन करना शुरू किया, वो अनबने मन से पास में बैठ गए। मैनेजर साहब जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी खाने की प्लेट अपनी पत्नी के सिर पर रखी और भोजन करना शुरू कर दिया। सिर पे? हाँ जी, उनके सिर पर रखी प्लेट। तो वो पत्नी कहने लगी कि कहती जी क्या अटपटी सी हरकतें कर रहे हो आप? कहता कुछ नहीं कर रहा, मैं तो भोजन गर्म कर रहा हूँ। तो फिर उसको थोड़ा सा रियलाइज हुआ, आखिर तो संबंध है ना पति पत्नी में, प्रेम भी था, ऐसे थोड़ा सा नाराजगी हुई भी, मुझे बताया क्यों नहीं, क्यों देरी से आए। लेकिन फिर उसको फील हुआ कि मैंने ठंडा खाना दिया, मुझे गरम देना। फिर उसने सॉरी भी किया और 2-3 मिनट में सारी सिचुएशन ठीक हो गई। तो हमने उस सिचुएशन से हम सब अपनी अपनी गृहस्थी में सीखें। मैं ये नहीं कहती उस बहन का रोल अच्छा नहीं था, तो हम तो हंस रहे थे मैनेजर साहब को कि कहने को तो आप ये भी कह सकते थे। मैनेजर साहब भी हंसने लगे, मैं ऐसे भी कह सकता था, अरे मैं थका हारा आया हूँ, बजाय वेलकम करने के या प्यार से मुस्कुरा करके रिसीव करने के, और तुम तो चपाती भी नहीं दे सकती तो मुझे तुम्हारा करना क्या है, ये भी कह सकते थे। परंतु एक घर के वातावरण को पीसफुल रखने के लिए, घर के वातावरण को, पत्नी को और खुद को, मुख्य बात है यहाँ थोड़ा सा ईगो साइड में करके अपनी शांति को महत्व दिया बजाय ईगो के, जिससे वो 2-3 मिनट में सारा सेटल हो गया। तो मैं कभी कभी जब ये सुनाती हूँ तो कहती होती हूँ कि महिलाओं को उस महिला को फॉलो नहीं करना, लेकिन भाई जी समझ सकते हैं कि अपनी शांति के लिए ये भी एक तरीका है सिचुएशन को प्यार से ठीक करने का। मैनेजर साहब ने ठीक भी किया 2-3 मिनट में, लेकिन थोड़ी सी शांति रखी, धैर्य रखा, सहनशीलता रखी, तो 2-3 मिनट में उसने सॉरी भी कह दी और सारी सिचुएशन ठीक हो गई। तो जो व्यक्ति जितना बड़ी पोस्ट पे जाता है ना, मुझे लगता है कि उतना उसके अंदर शांति बढ़नी चाहिए जी, और वो औरों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी बन जाता है और अपनी पीस ऑफ माइंड भी। क्योंकि दीदी वो दुनियावी चीज़ों से मतलब इतने घिरे हुए रहते हैं ना, उनको प्रेशर बहुत होता है। और साथ ही साथ मैं समझती हूँ क्रोध, जिसको हम सबसे बड़ा क्या कहें, रावण कहते हैं दुनिया में, सबसे बड़ा विकार है क्रोध। उसके ही ग्रसित इतने हो जाते हैं ना उन लोग, ना अपने जॉब में पीसफुली रह पाते हैं ना घर में। तो जो बाहर मैं कहूँ बड़े बड़े जो कर्मचारी या ऑफिसर्स जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसा मैं कहूँ कुछ गुण बताइए जो वो रोज़ के दिनचर्या में लेके चले और अपने ये क्रोध विकार को शांत कर सके। मैं समझती हूँ पूरा ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, पर कुछ ऐसे टिप्स बताइए जो नेतृत्व में बहुत आगे निकल चुके हैं वो कुछ फॉलो कर सके। एक्चुअली आपने एक नेतृत्व वर्ड यूज किया जिसको इंग्लिश में हम लीडरशिप जी कह सकते हैं। तो लीडरशिप मीन्स, पहले तो हम लीडरशिप का मीनिंग समझें तो लीडरशिप मीन्स लेट अस डू, अपने साथ लेकर के चलना। बहुत सच्चा लीडर वो होता है, जैसे नहीं कोई इलेक्शंस में कोई लीड करता है तो कहते इतने वोटों से वो लीड कर रहा है, माना वो आगे चल रहा है और वो उस घड़ी पब्लिक को साथ लेके चलता है। और बाद में भी जब वो कुछ बन जाए तब भी वो वैसे ही साथ लेके चले। लेकिन यहाँ जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, तो वी शुड बी सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मतलब लीडरशिप ये नहीं है कि मुझे केवल औरों को रास्ता दिखाना है
जहाँ मैं आगे हूँ, लीड कर रहा हूँ, लेकिन सबको साथ लेके चलना और खुद वैल्यूज अपने जीवन में भरना। स्पेशली एक लीडर के अंदर बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत धैर्यता चाहिए, ईगो नहीं चाहिए। वो आएगा कहाँ से दीदी? वो परम पिता परमात्मा सागर है इन सारे गुणों का। एक तो उस सागर से तो हमें सारा कुछ मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा वैसे भी एकांत में बैठ करके अगर इस विषय पर सोचें ना, जी। तो खुद को बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे एक फैमिली में माँ का अगर कोई बच्चा मान लो थोड़ा सा नोटी है या थोड़ा सा किसी भी कारण से अच्छा नहीं है, तो बड़े प्यार से सोचती है कि ये मेरे बच्चे के ये संस्कार है, इसको मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे। ऐसे ही लीडरशिप में भी हमें बहुत शांत मन से ये सोचने की जरूरत है कि सारे साथियों को साथ लेके चलने के लिए मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो इस विषय पर वो विचार करता है। और लीडर में ईगो और लीडर दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। ईगो इंग्लिश में ईगो एजिंग गॉड आउट। जैसे ही हम ईगो करते हैं तो भगवान किनारे हो जाता है। उसकी ब्लेसिंग, उसकी छतर छाया हमें बहुत जरूरी होती है। बहुत सुंदर। तो इसलिए इतना मतलब हम हों एक सोच विचार के डिसीजन लेना और अपनी एक, मैं स्पेशली बहनों के लिए ये कहूँगी कि वो जब भी सोचें केवल अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए सोचें। जो औरों का सोचता है उसका अपना भला और अपनी प्रोग्रेस तो ऑटोमेटिक होती चली जाती है। प्रैक्टिकल है दीदी, बहुत सुंदर। फिर हमें परिस्थितियों का सामना करने की जरूरत नहीं, परिस्थितियों से हम भी सीखते जाते हैं और हम जब सीख करके आगे बढ़ते हैं तो दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं कि कैसे इन्होंने परिस्थितियों में भी अपने आप को स्टेबल रखा। बहुत सुंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे समाज में रहते महिलाएं परिवार को देखती, अपने करियर को देखती और स्वयं को, मैं समझती हूँ तीनों में कैसे अपने आप को बैलेंस रखे कि परिवार में भी रहते और करियर अपने जॉब में भी जहाँ वो जॉब कर रही है, और खास कर खुद को, मैं समझती हूँ खुद को ही हम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाते। तो आप इसके लिए कुछ बताइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये तीनों में बैलेंस आज के जीवन की चैलेंज भी है, बहुत बड़ा जी। और इसमें जैसा कि आपने भी कहा स्वयं वाला जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सेल्फ प्रोग्रेस, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेंज, खुद पर ये सारी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ ना, पहले मुझे खुद को सशक्त बनाना है। अगर उस परम पिता परमात्मा से थोड़ा सा जुड़ करके उसकी स्मृति, आत्म सम्मान और शांति, इन क्वालिटीज़ को लेकर के जब मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, देन उसके जो वाइब्रेशंस है ना वो मेरे परिवार को पहुँचते हैं। बहुत सुंदर। और उस वाइब्रेशन से परिवार भी पावरफुल होता जाता है। और मेरी जो वैल्यूज़ है एक एज ए वीमेन, उसके परिवार के लिए वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल जीवन में वो चीज़ें हैं तो परिवार को कहना या परिवार के साथ मिलके चलना इजी हो जाता है। क्योंकि एक वाइब्रेशन घर के अंदर अच्छा बनाना एक बहन के लिए, एक औरत के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम कितनी भी डिग्रियां ले लें, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएं, वो कम महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी डिग्री है और सबसे पहली डिग्री है कि मुझे मेरे घर में, मेरे परिवार में सुख शांति भरा वातावरण बनाना और फिर उसको मेंटेन करके रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये दो चीज़ें हो गई, खुद का मन भी शांत है, परमात्म स्मृति भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तो देन परिवार में उसके वाइब्रेशन से बहुत अच्छा वातावरण बन जाता है। और खुद को संभाला हुआ है तो परिवार को संभालना भी बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि मूड सही है तो शब्द भी अच्छे अच्छे निकलेंगे है। और उसका इफेक्ट फिर हमारे कैरियर पर, हमारी वर्क प्लेस पर पड़ता है। हमारी स्थिति का और हमारे परिवार की स्थिति का इफेक्ट हमारे वर्क प्लेस पर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे आप अपना बता रहे थे कि मुझे आज भी याद करते हैं लोग
तो आप ज़रूर उनको बहुत अच्छी पालना दिए होंगे, क्योंकि आप स्वयं भरपूर हो के सामने वाले को भरपूर कर रहे थे। तो इसका भी कुछ दीदी उदाहरण है कि जैसे हम अपने आप को कैसे भरपूर रखें, उसके लिए कौन-कौन से मेन थिंग्स कहूँ जो हमको रोज़ के दिनचर्या में यूज़ होए, वो आप बताइए कुछ? एक्चुअली क्या है कि जैसे हम खुद पर काम करना शुरू करते हैं ना, इसके लिए ज़रूरत है खुद पर काम करने की। भगवान भी हमें रोज़ मुरलियों में अपनी शिक्षाओं में यही कहता है कि बच्चे तुम खुद पर ध्यान दो, खुद की कमियों को भरो, तो तुम्हें खुदा का प्यार मिलेगा। तो जब हम खुद पर काम करते हैं ना, क्योंकि ये 3 चीज़ें लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं, सेल्फ, फैमिली और वर्क प्लेस, यस। जिसकी हम अभी बात भी करके चुके हैं। तो उसके लिए खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि आप हर परिस्थिति को फेस कर सकें और आपके द्वारा औरों को और भी प्रेरणा मिलती रहे। क्योंकि खुद पर काम करना, ब्रह्मा कुमारीज में हम मुख्य चीज़ यही सिखाते हैं कि आप दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो जी, खुद को बदल लो। आपसे देख करके दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे, इसकी आज बहुत आवश्यकता है। दीदी जैसे कि मैं कई बार देखती हूँ दुनिया में जब मैं जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है पहले ये बदले, मुझे आता ही नहीं अंदर से पहले मैं बदलूं। तो मैं बदलूं उसका पहला मैं कहूँ चरण मैं कहाँ रखूं, मैं लिखूं या मैं उसको चिंतन करूं परमात्मा के सामने बैठ के, या मैं कुछ ऐसा भोजन खाऊं, क्या करूं मैं जैसे मैं सेल्फ चेंज हो पाऊं, है ना? एक्चुअली फिजिकल भोजन की तो कोई इतनी बात नहीं है, वो तो कुछ भी हम खा करके भी चल सकते हैं, बॉडी को बहुत नहीं चाहिए। लेकिन उसमें मुख्य बात जो पहले चरण की आपने बात की ना, उसमें क्या होता है, जो हम लोग तरीका अपनाते हैं कि जाकर के थोड़ा सा भगवान जी के, जिसको भी आप मानते हैं, उनके सामने जाकर के बैठो और उनसे इतनी शक्ति लो कि भगवान जी मेरे द्वारा कभी कोई गलत काम ना हो, मुझे इतनी शक्ति दो, मैं अपनी फैमिली को और अपने वर्क प्लेस पे मतलब जस्टिफाई कर सकूं अपनी सेवाओं को, तो उतनी शक्ति मुझे दो। उसके लिए मैं जो तरीका अपनाती हूँ कि मान लीजिए मेरे सामने कभी कोई सिचुएशन भी आती है ना, तो मैं जैसे पहले भी बताया कि मैं कहती हूँ भगवान शिव को, बाबा इस सिचुएशन जो मेरे आगे आई है, अब इस सिचुएशन में अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर टच करो, मुझे बताओ ताकि मैं अपना सुधार कर सकूँ। और ऐसा जब हम कहते हैं ना तो ऑटोमेटिक हो जाता है। मैंने देखा है, अगर मान लीजिए सपोज इस टेबल पर एक पानी का गिलास पड़ा है जी, किनारे पर है लेकिन वो गिर गया जी, और मैं कहती हूँ आपने ठीक से नहीं रखा था, किनारे पे रख दिया इसलिए गिर गया। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचता है जी, जी, कि मेरा हाथ लगा जी इसलिए गिरा, किनारे पे कड़ा पानी का गिलास तो आधे घंटे से पड़ा था, तब से तो वो गिरा ही नहीं। मतलब हमारी पॉइंटिंग फिंगर दूसरों की तरफ एक संस्कार सा बन गया है। पर अब हम आध्यात्मिकता में आकर के ये सोचते हैं कि अगर एक बच्चे ने भी समझो मेरे सामने बोला, मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे बात कहने में कोई कमी रह गई होगी, जिस कारण बच्चे ने ऐसा रिएक्ट किया। अब ये मेरा बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है तो आगे से मुझे ध्यान रखना है, इसको इस ढंग से नहीं कहना। तो ऐसे शुरुआत की जाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ चेकिंग बहुत अनिवार्य और है। कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो उसमें मेरे रोल में कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई, ये चेक करने की हैबिट, और जो हम करते नहीं है, जो हम झगड़ा करते नहीं है। बहुत सुंदर। इसके लिए आध्यात्मिकता में बहुत मदद करती है। जब हम थोड़े से स्पिरिचुअल होते जाते हैं ना, भगवान से जुड़ते जाते हैं, फिर ना एक निर्माणता सी ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर में जो ऑटोमेटिक शुरुआत हो जाती है और फिर प्रॉब्लम्स रहती नहीं है। जैसे दुनिया में एक कहावत है कि आप भगवान से बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ कर दे, पर आप किसी को माफ करो इसका कोई टाइम नहीं है दीदी। तो बहुत सुंदर आपने बताया। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से मैं खुद बहुत कुछ सीखी हूँ दीदी, कि मैं खुद को चेक करूँगी। और दूसरा आपने बताया कि मेरी कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रही है उस पे ही मुझे ध्यान देना है। बहुत बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी। तो दर्शकों, आज हमने सुना जितना जितना आप आध्यात्मिक होते जाएंगे उतना उतना आपके जीवन की, मैं कहूँ आपकी राह, आपकी सोच, आपका हर चीज़ बदलता जाएगा। और साथ ही साथ आप सेल्फ चेकिंग करना शुरू कर देंगे।
और हर रास्ता आपका सहज और सरल हो जाएगा। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जैसे आप स्वयं को परिवर्तन करेंगे, पूरी दुनिया आपको परिवर्तन होते दिखेगी। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।